कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता के पास नहीं, इनके पास क्या विकल्प है, क्या रास्ता है भगवान राम के सहारे के अलावा? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहीं पर विपक्ष का कहना है कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है और देश का हर नागरिक महंगाई से परेशान है। के साथ हमको तो यही कहना पड़ रहा है कि 89 के बाद इनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जी लोग गठबंधन में जुटे पड़े हैं, वही लोगों ने सबसे ज्यादा मील बेचे हैं। मैं नहीं नाम का खोलना चाहता हूँ और आप समझ गए होंगे। दूसरी बात रही है, मुद्दा की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद का मामला चल रहा है। कौन करवा रहा है? जातवादी कौन करवा रहा है? ये लोग तो बताते हैं कि भाजपा करवा रही है। समाजवादी करा रही है। परिवारवाद और जातिवाद समाजवादी से ही चालू हुआ था। और क्या 20% मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस खड़ी है, 20% मुसलमानों के नाम पर समाजवादी खड़ी है। इसमें आप बता दीजिए, ओबीसी और एससी, कोई मुसलमान और अनुसूचित जाति का चेहरा या ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा समाजवादी कांग्रेस पे है? आप हमको बता दीजिए। जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए जनता देश की, अभी थोड़ा हमारे देश की जनता, यूपी की जनता, हमारे देश की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं क्या हो मिल रही है? सुनिए, सरकार अच्छी चल रही है, जिनको इस सरकार को थोड़ा 10-15 साल दिए जाएं, आने वाले समय देश बदलेगा, हो सकता है अमेरिका के बराबर हम लोग पहुंच जाएं। अमेरिका के बराबर हो जाएगा अगर 15 साल और दे दिया जाए भाजपा को, मोदी जी को, बीजेपी को दिया जाए, तो मोदी जी को, योगी जी को दिया जाए, बेहतर काम हो रहा है। अभी बंदायु हत्या, सुनिए, बंदायु हत्याकांड कोई हो गया है, उस पर बहुत चल रहा था मामला, उसमें शाम तक मुकदमा दर्ज होगा, फांसी होगी, सरकार पैरवी करेगी। ये लोग तो ये बेहतर काम दिख रहा है। देखो मोदी राज में तो क्या दिक्कत है? पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, जूता पहने हैं, जेब में कार्ड है, क्या इनको दिक्कत दिख रही है? अरे कपड़े गंदे हैं, इनका कहने का मतलब, तो कपड़े क्या होता है? गंदे कपड़े, जो जिसका काम होगा, हो सकता है आप कोई मिस्त्री का काम करते हो सकता है कि कोई मजदूरी का काम करते हो, तो कपड़ों से तो किसी का हाल कलम नहीं किया जाता। हर राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार को खत्म कर दिया आपने, कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया आपने, इनकम टैक्स कानून में संशोधन कर दिया। उसके बाद कौन पूंजीपति कितना चंदा दे रहा है, जनता को जानने का अधिकार नहीं। वो कैसे सही कमाई का दे रहा है कि गलत कमाई का दे रहा है, वो पाकिस्तान चंदा दे रहा है कि अमेरिका दे रहा है कि चीन दे रहा है। यहाँ तक कि मैं अभी पढ़ा कहीं और तो देखा कि जो चौकसी करने वाले हैं, बीफ के मांस जो व्यापारी हैं, वो भी चंदा दिए। ये स्वयं खतरे में है। उसी आधार पर ये मुख्यमंत्री होते हैं, उसी आधार पर ये मिनिस्टर होते हैं, उसी आधार पर इस देश के नौजवानों के बच्चों के साथ भविष्य से खेलते हैं। तो मैं आपके चैनल पर कहता हूं, ईमानदारी से, जब विकास की बात मत करिए, आप ये बात करिए कि उत्तर प्रदेश के विनाश में आपका कहां-कहां छाप है, आपने उत्तर प्रदेश में कहां-कहां आपने विनाश किया है। जरा वो डाटे को परसू करिए, जरा वो बात को बताइए, जरा वो बात समझने दीजिए। तो मैं आपका जो है वो मोदी की गारंटी पे वोट करने जा रही है। मोदी की गारंटी पे बिल्कुल। किसान सम्मान निधि लगातार आ रही है 5 सालों से सबके पास, राशन बट रहा है 5 सालों से, और 5 सालों की और व्यवस्था करके मोदी जी जा रहे हैं। पहली बार जीवन में लोगों को शौचालय मिला, पहली बार जीवन में लोगों को आवास मिला। आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग गया है, क्योंकि आंतरिक सर्वे ये कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी हारने वाले हैं और सोनिया गांधी रायबरेली हारने वाली है। अभी आप एक सामने आपने देखा, लोग कह रहे थे कि अब की बार जो है इंडिया अलायंस आ रही है, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी पे लोग अब की। वही तो कह रहा हूँ, इतने मजबूत है इंडिया गठबंधन कि गांधी परिवार अब तक अपना स्वयं का टिकट नहीं घोषित कर पाया उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने को नहीं तैयार है, पूरा कांग्रेस संगठन कह रहा है अमेठी से लड़ो बाबा, बाबा को पता है बाबा तो फिर हार जाएंगे। सोनिया गांधी जी अपनी तबीयत का हवाला दे करके रायबरेली छोड़ के चली गई, कोरोना काल में छोड़ करके भागे। गांधी परिवार पे इतना विश्वास करती थी जनता, योगी बाबा लगे रहे चारों तरफ पूरे प्रदेश में। ये कांग्रेसी परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया, ना रायबरेली में ना अमेठी में। राहुल बाबा छुट्टियां मना रहे थे यूके में और इटली में और हांगकांग में जाकर के और थाईलैंड में जाकर के। जब देश तकलीफ में होता है ये लोग भागने का काम करते हैं देश छोड़ करके, समझ रहे आप? मोदी जो है चुनाव संहिता का पालन नहीं किए हैं। वो हेलीकॉप्टर से गए थे कर्नाटक, कहाँ गए थे वो हेलीकॉप्टर? प्रधानमंत्री है, साइकिल से जाए। अरे साइकिल क्यों जाए, अपने जाए ना, तो आचार संहिता लागू हो गई है। आपने जो है वो सरकारी खजाने का उपयोग किया, सेना के उस पर गए हैं ना, क्यों गए हैं? इनको बर्खास्त किया जाए, इनको चुनाव लड़ने मना किया जाए
और इनको जो है अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पहली बात तो ये इनको चुनाव करने रोका जाए, ये चुनाव आयोग का काम है। और नहीं करेंगे तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। ये इन्होंने बहुत भारी गलती किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इनका कोई लेना देना नहीं। ये जात और धर्म, ये जब जब पाप करते हैं तो कोई जात का पीछे होता है, कोई धर्म के पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर वही होता है, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जिस तरीके से चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, उसी तरह से जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, यानी कि इंडिया या इंडिया अलायंस हो, एनडीए, ये लोग जो है लगातार अब जनता को आकर्षित करने के प्रयास में हैं। और जनता किन मुद्दाओं पर 2024 लोकसभा पर अपना वोट करने जा रही है, उन्हीं मुद्दाओं पे हम राजधानी लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ खास मुद्दाओं पे आप लोग अब की बार वोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, जिन भी पार्टियों के प्रत्याशी अब जनता को कहीं ना कहीं से आकर्षित करने के लिए लोगों के बीच उतरना शुरू कर दिए हैं। जनता किन मुद्दाओं पे अब की बार वोट करेगी लोकसभा 2024 का, और किसकी सरकार बनाएगी? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि साहब मुद्दा, अब जब मुद्दा मैं सुनता हूं आप लोगों के चैनल पर, जब आप लोग मुद्दा पर सवाल करते हैं कि साहब मुद्दा पर चुनाव होगा, तो हम ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 89 के दशक के बाद से 2024 का चुनाव होने जा रहा है। मैंने मुद्दा पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हुए नहीं देखा है। यहां मुद्दा कुछ है ये नहीं है, यहां तो दो ही मुद्दा है। एक तरफ नागनाथ और दूसरे तरफ सांपनाथ, एक तरफ जातिवाद और दूसरे तरफ धर्मवाद। अभी दो चक्की साहब पूरे उत्तर प्रदेश के आभा को, पूरे उत्तर प्रदेश की भावना को, पूरे उत्तर प्रदेश का संविधान को, पूरे उत्तर प्रदेश का जनतंत्र को ये दो चक्की पीस करके हमारे नौजवानों, जो शिक्षित नौजवान हैं, उनके हाथ में कटोरा थमा करके और भीख मांगने पर मजबूर बना दिया है। 89 दो चक्के पे निशाना किसका है आपका? इंडिया दोनों? देखिए मुद्दा से मत हटिए। आपने मुद्दा का जिक्र किया तो मैं मुद्दा का जवाब पेश कर रहा हूं कि 89 से बाद से 2024 में 24 तक 1 करोड़ रुपए की परियोजना का कोई उत्तर प्रदेश में, इस भूगोल में कहीं कोई नाम बता दे कि साहब अमुक सरकार ने सड़क नहीं। जैसे एक डिबेट में कल मामला आया था मेरे सामने, एक ने कहा कि साहब, हमने कहा कि साहब विकास की बात करो, तो उसने कहा कि साहब 1 किलोमीटर का मैंने सड़क पिच करा दिया है। अब ये बताइए कि साहब विकास में सड़क का क्या भूमिका? हम योजना की बात करते हैं तो तुम हसुआ के बिहार में खुरपी का क्यों गीत गाते हो? तुम बताओ कि तुम उत्तर प्रदेश में कई गन्ना मिलों का निर्माण किया, तुम बताओ कि उत्तर प्रदेश में कई लोहा की कंपनियां डाला, तुम बताओ कि उत्तर प्रदेश में स्टील प्लांट कहां बैठा, तुम बताओ कि कई हजार मेगावाट बिजली तूने पैदा किया। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि जात खतरे में है साहब। जात से इनका कोई लेना देना नहीं। ये जात और धर्म, ये जब जब पाप करते हैं तो कोई जात का पीछे होता है, कोई धर्म के पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर वही होता है, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। कुछ नहीं बचा इस देश की, प्रदेश के पास श्मशान घाट बच गई। यही यहाँ का विकास है, यही यहाँ का सद्भाव है, यही यहाँ की सरकार की वचनबद्धता है। मैं लखनऊ में हूं। अब लखनऊ में मैं जब खड़ा होता हूं तो कहता हूं साहब ये तो देश की राजधानी है। अटल जी, आप भी बहुत दिन से लखनऊ में रह रहे हैं। लखनऊ में सब यही मुख्यमंत्री बैठता है,
ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है, आज के वर्तमान में यहाँ रक्षा मंत्री का क्षेत्र रहा है। एक लखनऊ में बताइए, कहीं आप बता देंगे कि कहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिधि में, लखनऊ के भूगोल में एक गन्ना मिल का नाम बता दीजिए, नहीं है। एक कार्बन फैक्ट्री का नाम बता दीजिए, नहीं है। एक लोहा फैक्ट्री का नाम बताइए, नहीं है। एक यहां क्या है, एक बात है कि यहां 2 कंपनियां काम कर रही है। एक कंपनी जातिवादी कंपनी है जो संविधान के साथ निरंतर हमला उसके भावनाओं पर करती है, और दूसर की एक कंपनी है धर्म की कंपनी जो निरंतर ये बताती है कि धर्म खतरा में है। इनका न धर्म खतरे में है साहब, न इनकी जात खतरे में है, ये स्वयं खतरे में है। उसी आधार पर ये मुख्यमंत्री होते हैं, उसी आधार पर ये मिनिस्टर होते हैं, उसी आधार पर इस देश के नौजवानों के बच्चों के साथ भविष्य से खेलते हैं। तो मैं आपके चैनल पर कहता हूं ईमानदारी से, क्या विकास की बात मत करिए, आप ये बात करिए कि उत्तर प्रदेश के विनाश में आपका कहां कहां छाप है, आपने उत्तर प्रदेश में कहां कहां आपने विनाश किया है, जरा वो डाटे को परसू करिए, जरा वो बात को बताइए, जरा वो बात समझने दीजिए। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं, हमारे तमाम वक्ता यहां मौजूद खड़े हैं, विकास का जब हम इन लोगों से बात सुनते हैं तो खास ये संविधान की भावना भी बिलख रही होगी। वो नहीं संविधान बनाने वाले और संविधान का निर्माण करने वाले लोग, हमारे शहीदों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी मेरी नालायक और जालिम औलादें होगी जो हमारे लहू से खेलेगी, जो हमारे मनसा से खेलेगी, जो हमारे शहादत से खेलेगी। तो मैं आपके चैनल पर साफ साफ कहता हूं कि विकास की बात मत करिए, इनको वोट दिलवाने की बात करिए, लोकतंत्र को हरण की बात करिए, लोकतंत्र के साथ रेप की बात करिए, लोकतंत्र के खिलाफ जो है हत्या की बात करिए, ये इनसे बात करिए। और सारे डिबेट करने वाले लोग हैं जो आपके सामने डिबेट करेंगे, विकास की बात करते हैं। एक आदमी आवे विकास के डाटा पर हमसे बात कर ले, मैं बताऊं कि विकास का क्या मानक होता है, उसकी परिभाषा कैसे होती है। जनता अब की बार किस, वही फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अब की जनता वोट किसको देने जा रही हो, किस बात को लेकर के देने। फिर कद्रे जौहर शाह दानद या बेदानत जवहरी, अगर पारस पत्थर को दो ही परख सकता है, या तो जौहर ही परख सकता है या राजा परख सकता है। अगर हर नंदन बनिया को दोगे तो उसी से तंबाकू तोड़ने लगेगा। यही आपकी परख है, यही आपकी पारखी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर वही होने वाला है, ये दोनों तरफ जाम का प्याला है साहब, आज जाम उसी का होता है साहब जो बढ़कर थाम लेता है, उसको कोई होश में नहीं थमाता। यहां विकास की बात करना लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ विश्वासघात है, हमारी एकता के साथ विश्वासघात है। इनसे बकवास होने दीजिए, ये बकवास करते रहेंगे, ये विकास करते रहेंगे, ये सद्भाव की बात करते रहेंगे, हाँ समाज को बांटते रहेंगे। यही इनका धर्म है, यही इनकी परंपरा है, यही इनका याबा है। जय हिंद। आ रहे हैं सबके पास, हम जब खड़े रहेंगे तो सबके पास आएंगे, नंबर वाइज हम आएंगे, इनके भी पास आएंगे, इनके सब लोग हमारे चैनल पर जितने लोग बोलते हैं हम सबको समय देते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, अब की बार जनता किन मुद्दाओं पे वोट करने जा रही है लोकसभा 2024 का? बड़े दुख के साथ हमको तो यही कहना पड़ रहा है कि 89 के बाद इनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जिन लोग गठबंधन में जुटे पड़े हैं वही लोगों ने सबसे ज्यादा मील बेचे हैं। मैं नहीं नाम का खोलना चाहता हूँ और आप समझ गए होंगे। दूसरी बात रही है, मुद्दा की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में जातिवाद का मामला चल रहा है। कौन करवा रहा है? जातवादी कौन करवा रहा है? ये लोग तो बताते हैं कि भाजपा करवा रही है, समाजवादी करा रही है। परिवारवाद और जातिवाद समाजवादी से ही चालू हुआ था।
और क्या 20% मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस खड़ी है, 20% मुसलमानों के नाम पर समाजवादी खड़ी है। इसमें आप बता दीजिए ओबीसी और एससी, कोई मुसलमान और अनुसूचित जाति का चेहरा या ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा समाजवादी कांग्रेस पे है, आप हमको बता दीजिए। तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आजम खान को 7 साल की सजा हो गई दोबारा से, इसलिए कि कोई जातवाद हो रहा है, इसीलिए हो गई। जातिवाद नहीं हो रही है, ये अखिलेश यादव जी की देन है जो शासन की सवारी से जेल की सवारी तक पहुंचा दिया है। कई बार धरना प्रदर्शन करेंगे, आप हमको बता दीजिए। दूसरी चीज हम आपको एक और बता दें, आप मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे, बदरुद्दीन अजमल, गुलाम नबी आजाद को और जो असरुद्दीन ओवैसी को बता रहे बीजेपी बी टीम दलाल, और अखिलेश यादव भी सीबीआई से बच रहे, और बहन जी भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी। में हमारा जवाब दीजिए, अब की बार आप लोग किस मुद्दे को लेकर के वोट करने जा रहे हैं, किसको करने जा रहे हैं? मुद्दा ही नहीं है। 1 मिनट, हिस्सेदारी लेके मुसलमान वोट करेगा और जनता फैसला तय करेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वो अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, चंद्रशेखर रावण का भी अखिलेश यादव जी ने टिकट काट दिया, आज पल्लवी पटेल जी ने भी अपनी 3 सीटों पर ऐलान करा दिया। इन लोगों को पिछड़े और अनुसूचित से सपा कांग्रेस वालों का मतलब नहीं है, केवल सीट जीतने के मतलब से मतलब है कि मतलब आपके नजरों में भाजपा पुनः आ रही है, वो 4 से पार कहा वाली बात। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता किन मुद्दाओं पे वोट देने का मन बना रही है? जनता के पास सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जनता के पास नहीं? इनके पास क्या विकल्प है, क्या रास्ता है भगवान राम के सहारे के अलावा? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहीं पर विपक्ष का कहना है कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है और देश का हर नागरिक महंगाई से परेशान है। देश का सारा नागरिक महंगाई से परेशान है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए शुरू हो गए, कल से शुरू हो गए भगवान के शरण में, अब और दूसरा कुछ नहीं। कुछ किया होता तो बताते कि हमने ये किया है, खाली बेचने के अलावा और क्या किया है? कुछ है इनके पास विकल्प? किधर जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हैं? हाँ बोलिए, किधर जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विश्वास की तरफ, कि जिस तरीके से महंगाई और शब्द तो बहुत अच्छे हैं, शब्द तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका पालन कितना किया है? कहाँ सबके साथ रहे, कहाँ सबका विकास किया? अडानी और अंबानी को छोड़कर किसी का विकास किया? जब पूरा देश कोरोना में तड़प रहा था तो आमदनी किसकी बढ़ रही थी? सारे देश की लोगों की आमदनी घट रही थी, अडानी और अंबानी की कमाई बढ़ रही थी। कहाँ से बढ़ रही थी कोरोना काल में? तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि विपक्ष इस बार बाजी मार ले जाएगी कहीं ना कहीं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप भैया, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है? इनके बाद मैं इनके पास आता हूं, ये भी बढ़िया बोलते हैं, इनका भी मैं समय दूंगा। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा 2024 का, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जो विकास किए हैं, धोखा और झूठ को अगर लोग विकास समझते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस हिसाब से मोदी जी ने बहुत विकास किया है, झूठ और धोखा देने का काम सिर्फ किया है। इसको अगर विकास कहते हैं तो बहुत काम किया है मोदी जी ने, इसके अलावा कोई काम किया ही नहीं है। तो जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। अब जिनकी उम्र हो गई है वो बीजेपी में जाए तो चलो समझ में भी आता है कि भैया उनका भलन पोषण कांग्रेस के समय से चल रहा था, अब उन्होंने पार्टी बदली है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे नौजवानों को तो ये सोचना चाहिए कि आज आने वाला भविष्य किस तरह का होगा, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना स्वास्थ्य है, किन मुद्दों पे आप अपना क्या कहते हैं भविष्य आप चयन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों का नारा है, एनडीए का भी और इंडिया का, कि कोई जो एनडीए है ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहीं पर जो इंडिया अलायंस है वो कहती है बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है। तो अब की बार आप लोग किधर मन बना रहे हैं, सबके साथ सबके विश्वास की तरफ, या फिर जो इंडिया अलायंस का कहना है? देखिए, जो बात रही नारे की, मोदी जी के जितने भी नारे रहे हैं सिर्फ अपने लिए रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार, बहुत है महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस का जो रहा नारा हमेशा हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। आप लोग वीडियो ना खराब किया करिए। जब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, क्या मैं लगता हूँ आपको जोकर होकर लग रहा हूँ? क्या मैं जोकर लग रहा हूँ आपको? नाच वाला लग रहा हूँ? जब मैं एक लोग से बात कर रहा हूँ फिर आप पीछे से खोद रहे हो। ये लाइव चल रहा है वहाँ, ये बात करिए।
सबको हम समय देते हैं, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो। जी भैया, जिस तरह नारे की बात रही, हर घर मोदी, हर हर मोदी, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, तो इन्होंने सिर्फ अपना भला सोचा, इसमें जनता का नाम कहीं से नहीं आया है। लेकिन जो कांग्रेस के नारे रहे हैं कि हर हाथ शक्ति, हर हाथ मतलब हर देश तरक्की, इस तरीके के नारे, उनमें देशभक्ति और क्या कहते हैं लोगों की समस्याओं को जोड़ के नारे बनाए गए। इन्होंने सिर्फ अपने लिए नारे बनाए कि हम क्या कहते हैं सशक्त रहें और मजबूती से सरकार बना सके। ठीक है, जनता के बारे में आज तक इन्होंने कोई चीज़ सोचे ही नहीं है। तो 2024 का जो चुनाव होगा वो दरअसल पूरी तरह से विपक्ष के क्या कहते हैं प्रतिस्वरूप रहेगा। विपक्ष पूरी तरह से इस बार सरकार बनाएगी, इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी हो सकता है प्रधानमंत्री की शपथ भी ले। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि राहुल गांधी बन पाएंगे। देखिए, जो कांग्रेस कमेटी के जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब मोदी जी भी जब आए थे तब उनका भी चेहरा था नहीं, भाजपा सरकार ने, भाजपा कमेटी ने तय किया था मोदी जी को कि ये चेहरा रहेगा। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद मोदी जी बने थे, पहले नहीं बन गए थे। पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था 2014 का, मोदी जी के चेहरे पे नहीं लड़ा था। तो ये काम होता है संस्था का, उस पार्टी का, कि किसको हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। तो ये आपका कहने का मतलब है कुल मिलाकर के लोकसभा 2024 में विपक्ष पूरे मजबूती के साथ आ रही है और प्रधानमंत्री कोई इंडिया अलायंस का ही चेहरा बनेगा। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, किन मुद्दाओं पे आप लोग अब की बार जा रहे हैं वोट करने? देखिए, मुद्दा तो बहुत हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, महंगाई की समस्या है। तो ये समस्याएं हैं, इस पे जब तक सरकार काम नहीं करती है तब तक तो जो है कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी है समान शिक्षा का अधिकार है, इसको नहीं दिए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत से जनता ने जीत दर्ज कराई, लेकिन अब ये अपराधियों को बटोर रहे हैं। जब आप नैतिकता के बल पे इतनी ज्यादा आपकी बहुमत है, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत है, तो ये आप भ्रष्टाचारी अपराधी क्यों अपने पास बुला रहे हैं? आप इधर कहते हैं मंचों से कि मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता। अजीत पवार शुभेंदु अधिकारी को गले लगा रहे हो और उन्हीं का आरोप लगाए थे ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और 4 दिन बाद उनको गले लगा रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी, आप पे जनता ने विश्वास किया था, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनके पार्टी में आने के बाद वो लोग कैसे वो हो जा रहे हैं। बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि पूरे देश में ये तमाम भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, अपराधियों को गले लगा रहे हैं, जबकि नैतिक पार्टी है, राम राज्य की सरकार चला रहे हैं। कहते हैं राम राज्य की सरकार है, कैसी राम राज्य की सरकार है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपने राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार को खत्म कर दिया, आपने कंपनी एक्ट में संशोधन कर दिया, आपने इनकम टैक्स कानून में संशोधन कर दिया। उसके बाद कौन पूंजीपति कितना चंदा दे रहा है जनता को जानने का अधिकार नहीं। वो कैसे सही कमाई का दे रहा है कि गलत कमाई का दे रहा है, वो पाकिस्तान चंदा दे रहा है कि अमेरिका दे रहा है कि चीन दे रहा है। यहाँ तक कि मैं अभी पढ़ा कहीं और तो देखा कि जो गौकसी करने वाले हैं, बीफ के मांस जो व्यापारी हैं, वो भी चंदा दिए और ये राम राज्य वाले चंदा ले लिए। ये शर्म की बात है। हम लोग तो उन पे बड़ा भरोसा किए थे, बहुत आत्मविश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं। आप ये बताइए, क्या आपको पता नहीं था कि 135 करोड़ जनता का चंदा दिल को जानने का अधिकार नहीं है? जानने का अधिकार जनता चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में उदाहरण लोग देते हैं कि फला पर, जैसे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लोग उदाहरण देते थे। एक रेल दुर्घटना हुई तो ये लोग इस्तीफा दे देते थे। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, देश के प्रधानमंत्री जी उस पर बोलबे नहीं करते। जैसे मणिपुर की घटना हो रही थी, देवरिया में कांड हो, बोलते क्यों नहीं? अभी राहुल गांधी ने, जैसे राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का तुरंत प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू कर दिया। शक्ति शब्द पे खेलने लगे, शक्ति का अभिप्राय नहीं समझे। शक्ति शब्द का मतलब था ईडी और सीबीआई का भी है। कुछ लोग स्वयं में शक्तिमान होते हैं, उनके बल होता है भुजाओं की शक्ति, तो तरह तरह की शक्ति है। तो ये शक्ति होती है, तो ये वो हमारे प्रधानमंत्री जी केवल शक्ति शब्द पकड़ लिया और उसको जो है दैवी शक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जी भी उसका खंडन किए कि ये बात नहीं है, ये मातृ शक्ति का भी पूजा होती है यहाँ, ये धरती माँ की भी पूजा होती है यहाँ भारतवर्ष के लोगों को। लेकिन उन्होंने जिस शक्ति का प्रयोग किया था कि ईडी है, सीबीआई है और प्रधानमंत्री जी के तमाम ये चुनाव आयुक्त की शक्ति जो होता है, तमाम तरह की शक्ति होती है और धन की शक्ति होती है। धन शक्ति सुने हैं?
धन की शक्ति लगा दी है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो शक्ति ये बटोरे हैं उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। और इधर कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा। तो जब 81 करोड़ गरीब जनता है तो आप कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? तो आप जनता के साथ छल करें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादा किया था, वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार होता है। तो ये भ्रष्टाचार में आता है। देश के प्रधानमंत्री जी केवल जनता के विश्वास को छल रहे हैं। जनता जितना उन पे विश्वास किया उसको आप छल लिए। अब जनता 10 साल देख लिया कि आपने क्या काम किया। आपने कोई विश्व लेवल का कल कारखाना नहीं खोला, विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, विश्व लेवल का कोई अस्पताल नहीं बनवाया। आप कहते हम विश्वगुरु बनाएंगे। तो जनता को गुमराह मत करिए देश के प्रधानमंत्री जी। जनता को अपने देश के नेता के बारे में जानने का हक है और उस हक को आपने खत्म कर दिया, ये गलत है। ये देखिए कौन कितना चंदा पाया, उससे हमको विरोध नहीं है। विरोध इस बात का कि जो आप जनता को जानने वाला अधिकार था, सूचना के अधिकार को आपने खत्म कर दिया था कि ये चुनावी बांड को यानी इलेक्टोरल बांड को जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, उसको जनता को जानने का अधिकार नहीं। ये क्यों आपने कर दिया? आप तो बहुत सच्चरित्र वाले हैं, आप तो नैतिक पार्टी के हैं, आप में नैतिकता भरी हुई है, तब आपने ये क्यों कर दिया कि जनता को जानने का अधिकार नहीं? और बात सब जानने का अधिकार है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी हर पोस्टर पे लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, चाहे जितने पेट्रोल टंकी हो, चाहे जितने रेलवे स्टेशन। आप समझ लीजिए, इनका भी कहने का मतलब है कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। जनता ये सीधे साधे वादा तेरा वादा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जो है चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं किए हैं। वो हेलीकॉप्टर से गए थे कर्नाटक, कहाँ गए थे वो? हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री है, साइकिल से जाए। अरे साइकिल क्यों जाए? अपने जाए ना, तो आचार संहिता लागू हो गई है। आपने जो है वो सरकारी खजाने का उपयोग किया। सेना के उस पर गए हैं ना, क्यों गए हैं? इनको बर्खास्त किया जाए, इनको चुनाव लड़ने मना किया जाए और इनको जो है अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पहली बात तो ये, इनको चुनाव वजह करने रोका जाए। ये चुनाव आयोग का काम है और नहीं करेंगे तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। ये उन्होंने बहुत भारी गलती किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने सारा काम किया, अमित शाह ने किया ऐसा। ये जो है इनको रोका जाए चुनाव प्रचार करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए रोका जाए। सबसे बड़ी समस्या इनकी है। हर जगह आप देखिए इस बात को, जो कि चुनाव आयोग जो है उनका है ना, उनका है राजू उनका है। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा खटराएंगे इनको चुनाव लड़ने से और चुनाव प्रचार करने से। देख लीजिए, इनका कहने का मतलब है कि वो क्यों जो है हेलीकॉप्टर यानी जहाज से गए और क्यों सेना के जहाज से वो चुनाव आयोग का उल्लंघन किया। क्या भैया आपको लगता है इस बार जनता किस मुद्दे पर चुनाव करने जा रही है? लोकसभा जनता जो है वो मोदी की गारंटी पे वोट करने जा रही है। मोदी की गारंटी पे? बिल्कुल। किसान सम्मान निधि लगातार आ रही है 5 सालों से सबके पास, राशन बट रहा है 5 सालों से, और 5 सालों की और व्यवस्था करके मोदी जी जा रहे हैं। पहली बार जीवन में लोगों को शौचालय मिला, पहली बार जीवन में लोगों को आवास मिला। आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग गया है, क्योंकि आंतरिक सर्वे ये कह रहा है कि राहुल गांधी अमेठी हारने वाले हैं और सोनिया गांधी रायबरेली हारने वाली है। अभी आप के सामने आपने देखा, लोग कह रहे थे कि अब की बार जो है इंडिया अलायंस आ रही है, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी पे लोग वही तो कह रहा हूँ, इतने मजबूत है इंडिया गठबंधन कि गांधी परिवार अब तक अपना स्वयं का टिकट नहीं घोषित कर पाया उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने को नहीं तैयार है। पूरा कांग्रेस संगठन कह रहा है अमेठी से लड़ो बाबा, बाबा को पता है बाबा तो फिर हार जाएंगे। सोनिया गांधी जी अपनी तबीयत का हवाला दे करके रायबरेली छोड़ के चली गई, कोरोना काल में छोड़ करके भागे। गांधी परिवार पे इतना विश्वास करती थी जनता, योगी बाबा लगे रहे चारों तरफ पूरे प्रदेश में। ये कांग्रेसी परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया, ना रायबरेली में ना अमेठी में। राहुल बाबा छुट्टियां मना रहे थे यूके में और इटली में और हांगकांग में जाकर के और थाईलैंड में जाकर के। जब देश तकलीफ में होता है ये लोग भागने का काम करते हैं देश छोड़ करके, समझ रहे आप? दूसरी बात, अजीत पवार का जिक्र किया, अजीत पवार का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी है। अजीत पवार के साथ अजीत पवार डिप्टी सीएम किस पार्टी में गठबंधन में थे इसके पहले? महाविकास अघाड़ी, उसमें कांग्रेस भी थी। उस महाविकास अघाड़ी में आपके उद्धव ठाकरे भी थे। उस महाविकास अघाड़ी के साथ मंच शेयर करके अखिलेश यादव भी आए। तब भ्रष्टाचारी नहीं थे अजीत पवार? एक ही नहीं थे। अभी बोल रहा हूं, अभी कैसरगंज से अगर भाजपा ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटेगी, समाजवादी पार्टी टिकट देगी। नोट कर लीजिए, चैनल पे बोल के जा रहा हूं आपके, ठीक?
तब वो अच्छे हो जाएंगे। और यही पूरे कांग्रेसी प्रियंका गांधी बैठी रही जा करके उन महिला पहलवानों के साथ, और हटाने का काम जो सरकार ने किया, बर्खास्त किया कुश्ती संघ को, वो सरकार ने किया, ठीक है। और अभी ब्रजभूषण सिंह का टिकट अगर कटेगा तो अखिलेश यादव समाजवादी में चले जाएंगे तो जो है सारे उनके मैं वही कह रहा हूँ भैया, ये देखिए राजनीति है। ये कह रहे हैं वहाँ जगह ही नहीं। जितना मिल रहा है, देखिए मैं बेकार की बकवास नहीं करता, ठीक। जो चीजें दे रही है सरकार, इससे पहले किस सरकार ने वो चीजें दी? किसान सम्मान निधि किस सरकार ने दी? आवास किस सरकार ने दिया? शौचालय किस सरकार ने दिया? आज 5 साल हो रहा है, ठीक है, 5 साल से लगातार राशन बंट रहा है, अगले 5 साल की भी व्यवस्था करके जा रही है, ठीक है। मुझे मुद्दों की बात करनी आती है, बेकार की बात नहीं करता मैं, ठीक है। आपने बात की मेडिकल व्यवस्था की, इस उत्तर प्रदेश को 4 नए एम्स मिल चुके हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के अंतर्गत 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है, ठीक। बाकी जिलों में भी खोलने का कहाँ खुल रहा है? 4 एम्स बता रहे 4 एम्स कहाँ पे? रायबरेली, ठीक, गोरखपुर, 2 जगह एम्स खुल चुका है, ठीक है। बता रहे हैं आप भैया गूगल कर लो भाई, गूगल करके सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। और हर जिले में पेपर पे होगा, जैसे दरभंगा का एम्स है, जैसे दरभंगा का एम्स है वैसे ही खुला होगा। दरभंगा में तो ढूंढ रहे थे लोग, मिल ही नहीं रहा था। क्या कहने का मतलब आपका? यहाँ दूरबीन यहाँ पर है, ठीक, आप जाके देख के आ सकते हैं। रायबरेली में भी है, रायबरेली में लालगंज में है, ठीक, आप जाकर के देखिए। बेकार की बात मैंने जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी की गारंटी पर अब की जनता चुनाव करने जा रही है, चलिए हम भी मानते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी जो आप बता रहे हैं, कोई 5 काम मोदी की गारंटी वाला बता दीजिए जिससे आम आदमी को फायदा मिल रहा हो। धारा 370 हटी, कितने प्लॉट खरीद लिए वहाँ ठीक पे? है। कितने कश्मीरी पंडित बच गए वहाँ वापस? सुनिए, इनको बताने दीजिए, फिर आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा। कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन का वहाँ पर काम चल रहा है। तमाम एक हो गया धारा 370, सरकारी नौकरी दी गई है, तमाम कश्मीरी पंडित वहाँ पर टीचर की नौकरी कर रहे हैं घाटी में। अभी सर्च कर लीजिए डेटा, आप भी ऑनलाइन बोल रहे हैं, ठीक। भैया देखिए, दूसरा आप सुनिए, जनता को सुविधाएं मिल राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक, राम मंदिर का निर्माण हुआ, किसने किया? ठीक है, किसने किया? सरकार के द्वारा बना करके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना। अच्छा, और राम मंदिर ट्रस्ट ने पैसा दे के मंदिर बनवाया, इसमें सरकार कहाँ से आ गई? यादव क्यों नहीं गए? क्यों बोल दिया भाजपा का कार्यक्रम है? भाजपा का कार्यक्रम है भाई, क्यों बोला भाजपा का कार्यक्रम है? क्यों बोला? प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहे थे? क्यों नहीं गए? राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया, क्यों नहीं गए? उनको अनुमति नहीं दी अंदर आने की। अरे किसने अनुमति नहीं दी? राष्ट्रपति को कोई रोक सकता है देश में? अरे भाई क्यों नहीं रोक सकता? देश में राष्ट्रपति को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मंदिर में गृह गुफा में जाने से मना कर दिया, नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पंडित ने सकता। जाने से मना कर दिया गृह गुफा में, अक्षरधाम मंदिर में है, बेकार की बातें हैं। ब्रह्मदेव मंदिर राजस्थान में, वहाँ जाने से मना कर दिया। आप चलो मेरे गृह साथ, गुफा में आप चलो मेरे साथ। हम राष्ट्रपति थोड़ी ना है, वो दलित जाति से आते हैं, आप जा इसीलिए सकते हो, वो नहीं जा सकती है। इसलिए तो अंदर नहीं जाने लेकिन देते। राहुल गांधी भी तो बयानबाजी कभी कभी करते हैं। वो एक बार गुरु से उसमें सीख रहे हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा से लंबा फेंकने वाले एक है ना अपने पास, उसी से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। राहुल गांधी जी भी गुरु मान लिए ना, वो जो जप्पी लिए थे सदन में, वो थोड़ा ग्रहण कर लिए थे। जप्पी भाषण में कहे राम को, उन्हें राम को, एक भाषण में फिर शक्ति को बोल रहे हैं। शक्ति, मैंने शक्ति का आपको मैंने बताया था। छोड़ने का आदेश किसकी सरकार में आया था, जरा बता दीजिए। किसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि राम सेतु है ही नहीं? भाजपा की सरकार थी वो। चलिए और लोग से जानते हैं, क्या लगता है अब की जिस तरीके से ये बता रहे हैं मोदी की गारंटी से आ रही है सरकार, या फिर जो है इंडिया लाइन? यह जनता को देखिए, जनता को मिल रही सुविधाएं, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए जनता देश की अभी थोड़ा हमारे देश की जनता, यूपी की जनता, हमारे देश की जनता समझ नहीं पा रही है। क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं क्या और मिल रही है? सुनिए, सरकार अच्छी चल रही है, जिनको इस सरकार को थोड़ा 10-15 साल दिए जाएं, आने वाले समय देश बदलेगा, हो सकता है अमेरिका के बराबर हम लोग पहुंच जाएं। अमेरिका के बराबर हो जाएगा अगर 15 साल और दे दिया जाए भाजपा को, मोदी जी को, बीजेपी को दिया जाए, तो मोदी जी को, योगी जी को दिया जाए, बेहतर काम हो रहा है। अभी बंदायु हत्या, सुनिए, बंदायु हत्याकांड कोई हो गया है, उस पर बहुत चल रहा था मामला, उसमें शाम तक मुकदमा दर्ज होगा, फांसी होगी, सरकार पैरवी करेगी। ये लोग तो ये बेहतर काम दिख रहा है, देखो मोदी राज में। तो क्या दिक्कत है? पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, जूता पहने हैं, जेब में कार्ड है, क्या इनको दिक्कत दिख रही है? अब कपड़े गंदे हैं, इनका कहने का मतलब, तो कपड़ों क्या होता है? गंदे कपड़े, जो जिसका काम होगा, हो सकता है आप कोई मिस्त्री का काम करते हो सकता है कि कोई मजदूरी का काम करते हो, तो कपड़ों से तो किसी का आकलन नहीं किया जाता। हर व्यक्ति का देश पे हक है। अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, हर व्यक्ति बोल रहा था, भाई साहब कहाँ गए गोरे वाले, बहुत अच्छा बोल रहे थे। हर समझदार आदमी योगी मोदी जी का समर्थन कर रहा है, तो हर समझदार आदमी योगी मोदी का समर्थन कर रहा भाजपा है। के समझदार आदमी जो करते हैं, बाकी जो देश के समझदार आदमी वो नहीं करते, क्योंकि लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए।
समझे। हमें राम मंदिर से मतलब नहीं है, हमें क्या कहते हैं पूजा पाठ से मंदिर नहीं, मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। हमें रोजगार दे दिया जाए, स्वास्थ्य दे दिया जाए और बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी जाए, बस हमें इतना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अपने आस्था से देखिए, कोई भी आस्था हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, जिस दिन ये सब चीजें आ जाएगी कि हमको आस्था से ही नहीं मतलब है, ये हमारा देश हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे दिल में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम का कोई मतलब सुनिए, जरूरी नहीं हम रोड पे नमाज पढ़े, नमाज घर पे भी हो सकती है, क्योंकि हम मूर्ति पूजा तो करते नहीं है। जरूरी नहीं कि हम अयोध्या जाके राम के दर्शन करें, यहाँ भी राम मंदिर है लखनऊ में, क्या यहाँ के राम नहीं सुनेंगे? अयोध्या के ही सुनेंगे सिर्फ? बताइए। तो हमारे मन में जब राम बसे हैं तो हम दूसरे में क्यों ढूंढे हम कहीं और पे जाके, जब हमारी नमाज क्या कहते हैं घर में कबूल हो सकती है, हम रोड पे नमाज क्यों पढ़े? तो ये सिर्फ क्या कहते हैं राजनीति स्टंट करती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करा के भाजपा सरकार, बाकी कोई मतलब नहीं है इनको। अभी राम की शरण में वापस चले गए हैं चुनाव आयोग, तो क्या कहते हैं आचार संहिता लगते ही समय काम के मुद्दे पे नहीं बोलेगा कोई भी। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद खबर देखने के लिए। और जिस तरीके से मुद्दाओं पे बात हो रही थी कि लोकसभा 2024 में जनता अब की बार किन मुद्दाओं पे काम करने जा रही है, वोट करने जा रही है, उस पे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी अपनी राय दी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।